हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं इंद्र मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी की कड़ी में आज हम लोग 2017 को जहाँ आपका 15 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था उसके पेपर्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग हो जाइए तैयार, इन्वायरमेंटल स्टडीज के पेपर को सॉल्व करने के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। तो आइए जल्दी से सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को और देखते हैं कि क्या सिस्टम है इसका और पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो आपको पता होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां अवस्थित है। क्या पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? जेनेवा में है, हेग में है, न्यूयॉर्क में है या पेरिस में है? तो आपको बताना होगा साथियों कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है। आप लोग जल्दी से कमेंट्स करेंगे। देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड की राजधानी, माफ कीजिएगा, नीदरलैंड के हेग में। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना अगर पूछ लिया जाए, कभी मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो कब किया गया? 1946 में किया गया है। जब दो देशों के बीच किसी भी प्रकार का मामला होता है और न्यायिक मामले में जाता है तो उसका मुकदमा कहां पर होता है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में होता है। तो इसकी स्थापना कब की गई? 1946 में। इसका मुख्यालय कहां है? नीदरलैंड के हेग में, या द हेग कहीं कहीं आपको एग्जाम में मिल जाएगा। एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आपको बताना है मकर रेखा है। क्या मकर रेखा है? 22 सही 1/2 अंश, 23 सही 1/2 अंश नॉर्थ यानी उत्तर, 23 सही 1/2 अंश साउथ और 23 अंश साउथ। तो देखिए आइए सबको एक बार देख लेते हैं बड़ा शानदार तरीके से। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ क्या है, जैसे ये पृथ्वी है और मध्य में कौन सी रेखा है? तो 0 डिग्री। ये अक्षांश रेखाएं सभी हैं 0 डिग्री। इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और इसके बाद इसके दक्षिण में यानी साउथ में कितना? 23 सही 1/2 अंश पर, 23 सही 1/2 अंश पर कौन होती है? मकर रेखा होती है। चलिए भैया, और यहां पर क्या होती है? 23 सही 1/2 अंश पर कर्क रेखा है, जो आपके भारत देश के मध्य से होकर 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगर यहां बात करें तो यहां अगर हम आए 66 सही 1/2 अंश पर, तो यहां कौन सी रेखा होती है? अंटार्कटिक। कौन सी? अंटार्कटिक। और अगर उत्तर में जाएं 66 सही 1/2 अंश, इसको आप लोग रख लीजिएगा, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है भाई, कोई भरोसा नहीं। 66 सही 1/2 अंश नॉर्थ में कौन सा है? आर्कटिक है। तो आपसे अब क्या पूछा है? अब तो आप एकदम सही जवाब देंगे। क्या पूछा है साथियों? कि पूछा है बताइए कि मकर रेखा कौन सी है? तो 23 सही 1/2 अंश साउथ वाली जो रेखा है वही क्या है? मकर रेखा है। 23 सही 1/2 अंश साउथ की जो रेखा है उसी रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजातियों की उत्पत्ति, क्या प्रजातियों की उत्पत्ति यानी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो ऐसा वह कौन सा इसमें से आपका वैज्ञानिक है जो प्रजातियों की उत्पत्ति यानी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना किया है? अरस्तु की रचना है, डार्विन की रचना है, मेंडल की है या रॉबर्ट हुक की है? तो आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए कि प्रजातियों की उत्पत्ति यानी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? जल्दी से आप लोग बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब है चार्ल्स डार्विन। यह पुस्तक किसने लिखा है? यह पुस्तक लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। यानी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की रचना है। चार्ल्स डार्विन की रचना है। चलिए अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, इसमें मेथेन का उत्सर्जन होता है या इसमें यह मीथेन का उत्सर्जन करता है।
तो जल्दी से आप लोग जवाब देंगे शानदार तरीके से कि एलपीजी जो गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस, तो उसके बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए साथियों, इसमें तो मेथेन होता ही नहीं, यह प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। अगर कभी पूछ ले कि एलपीजी गैस किसका मिश्रण है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। और अगर इसमें मेथेन नहीं है तो मेथेन का उत्सर्जन कहां से होगा भैया? एक गलत है, क्या है? एलपीजी के संबंध में यही गलत है। और एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और आपके लिए स्टडी 91 लाया है बहुत ही धमाकेदार पाठशाला बैच। आप लोग प्ले स्टोर से स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एलपीजी के संदर्भ में क्या सही नहीं, देखिए क्या पूछ रहा है, क्या सही नहीं। आपको पता होगा स्वच्छ ईंधन है, कोई दिक्कत नहीं, उच्च ऊष्मीय है और नीले ज्वाला के साथ जलता है। अभी आप लोग भी भोजन बनाते होंगे, एलपीजी जो जलती है किस ज्वाले के साथ जलती है? नीले ज्वाले के साथ जलती है। यह कभी भी मेथेन का उत्सर्जन नहीं करता, यह प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। चलिए भैया जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशकीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण एवं NADH का अपचयन होता है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट यही है, क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशकीय चरण के दौरान H2O का ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण कह सकते हैं। यहाँ पे H2O क्या बदलता है? ऑक्सीजन बदलता है। और NADP का क्या होता है? अपचयन होता है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए आप लोग जब बैच में आएंगे तब इसको बहुत ही शानदार तरीके से प्रकाश संश्लेषण के चैप्टर में आपको समझाया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान H2O का ऑक्सीकरण और NADH का अपचयन होता है। चलिए, ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां स्थित है? यह आपको बताना होगा। ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में? तो जल्दी से बताइए ग्रीनपीस का मुख्यालय कहां स्थित है? जल्दी से बताइए ग्रीनपीस का मुख्यालय कहां स्थित है? देखिए ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। कहां है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। सर ग्रीन पीस किसके लिए काम करती है? तो ग्रीन पीस उसी के लिए काम करती है जिसको आप लोग पढ़ रहे हो। किसके लिए काम करने वाली है? यह एक वैश्विक संस्था है। कौन सी संस्था है? वैश्विक संस्था है, यानी एक देश में कार्य नहीं करती, पूरे विश्व में कार्य करती है। वैश्विक संस्था है जो पर्यावरण संरक्षण पर काम करती है। किस पर काम करती है यार? पर्यावरण संरक्षण पर काम करने वाली संस्था है ग्रीनपीस। किस पर? पर्यावरण संरक्षण पर। तो साथियों अगर पूछ ले कि सर ये बता दो कि ग्रीनपीस की स्थापना कब किया गया था, तो ग्रीनपीस की स्थापना 1971 में किया गया था। कब किया गया था? 1971 में किया गया था। और यह एक वैश्विक संस्था है, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? देश का नाम अगर पूछ ले तो नीदरलैंड, और स्थान का नाम आपसे पूछ चुका है, क्या है? एम्स्टर्डम। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, एक बार आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है? वीडियो को शेयर करते रहिए और धमाकेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कितने तैयार हैं। अगर तैयार नहीं है तो आपकी तैयारी के लिए स्टडी 91 आपके साथ है। तो चलिए साथियों अब आपको जवाब देना होगा क्वेश्चन नंबर 7 यानी 37 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ये तो भैया बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, क्वेश्चन तो गलत करोगे ही नहीं। जल्दी से बता दो ना कि एक वयस्क में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। इस क्वेश्चन को तो गलत नहीं करोगे ना, क्योंकि इसको तो बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हो। तो देखिए साथियों कितनी हड्डियां या अस्थियां होती हैं? 206 होती हैं। एक मनुष्य में या एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फूलों की घाटी कहां स्थित है भैया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों की घाटी
देखिए कहां स्थित है, फूलों की घाटी पूछ रहा है, कहां स्थित है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में। तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। देखिए साथियों, एक उत्तराखंड का जिला है चमोली। क्या जिला है? चमोली। और चमोली को क्या कहा, विश्व विरासत में शामिल किया। किसको? यूनेस्को ने चमोली को विश्व विरासत में शामिल किया है। और यही है फूलों की घाटी, और कहां है? आपके उत्तराखंड में है, हिमालय से एकदम सटा हुआ। कहां है? उत्तराखंड में है, हिमालय से एकदम सटा हुआ है। और इसको क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी कहा जाता है। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आइए अब आगे हम लोग इसमें देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो आपने पिछले सेशन में यानी 2016 का जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन मैंने आपको व्याख्यात्मक रूप से जरूर बताया था। क्या बताया था? कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। कब? देखिए, टाइगरों की संख्या विलुप्त हो रही थी, इसलिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। और कब शुरुआत की गई आपको बताना होगा, 1972 में, 1973 में, 81 में या 85 में। जल्दी से बताइए भैया कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, 1972, 73, 81 या 85? जल्दी से बताएं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। तो आप सबको पता होगा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई। कब? 1973 में। और एक चीज याद रखिएगा कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, अगर पूछ लें वर्तमान समय में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आपको बताना होगा कि वर्तमान समय में सर भारत में 49 टाइगर रिजर्व हैं। कितने? 49। और अगर पूछ ले करंट में कि ये बताओ बेटा 49वां टाइगर रिजर्व कौन सा है और किस राज्य में है, तो क्या करोगे? जल्दी से बताओ, कमेंट्स करो। 49वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में है और उसका नाम क्या है, तो आप लिख लीजिएगा ओरेंग टाइगर रिजर्व। क्या? ओरेंग टाइगर रिजर्व। ओरेंग टाइगर रिजर्व। अच्छा, ओरेंग टाइगर रिजर्व कहां है सर? तो ओरेंग टाइगर रिजर्व है असम में। आपके कहां? असम में। तो भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो भारत में कुल 49 टाइगर रिजर्व हैं। और 49वां टाइगर रिजर्व कहां है? औरंग टाइगर रिजर्व असम में। हाँ, अगर 48वां पूछ ले कहां है, तो 48वां टाइगर रिजर्व है आपके उत्तराखंड में। कहां है? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में जो 48वां टाइगर रिजर्व उसका नाम क्या है? उसका नाम है राजा जी टाइगर रिजर्व। क्या? राजा जी टाइगर रिजर्व। राजा जी टाइगर रिजर्व। क्या नाम है बंधु? राजाजी टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व से संबंधित क्वेश्चन जितने भी बन सकते मैंने आपको बता दिया कि भारत में वर्तमान समय में टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है, जहां पे टाइगर आरक्षित किए गए हैं, उनके लिए उनके हिसाब से वनकूल वातावरण बनाया गया है। तो कितने हैं? 49 हैं। 49वां अगर करंट बेस्ड पूछे तो ओरेंग टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व यार? ओरेंग टाइगर रिजर्व कहां है? असम में है। अगर 48वां पूछ ले तो राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में। कुल 49 हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1986 में लागू किया गया था। ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और मैं लगातार बताते हुए चला आ रहा हूं। ध्रुव तारा कहा जाता है, किस तारे को कहा जाता है? अगर भैया शाम को भोर में उठो तो ध्रुव तारा दिखाई देगा। और ध्रुव के बारे में खूब बात सुना होगा कि ध्रुव उत्तर में है, पश्चिम में है। तो जल्दी से बता दो ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को? जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यानी 40 नंबर का 10 नंबर क्वेश्चन यानी 40 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिए कि ध्रुव तारा जल्दी से बताइए।
जल्दी से, हाँ देखिए ध्रुव तारा जो होता है ना वह उत्तरीय तारा होता है। कौन सा तारा होता है? उत्तरीय तारा होता है। चलिए अब बात करेंगे आज के सेशन का 41 यानी 11 नंबर क्वेश्चन। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया? पूछा है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? जर्मनी, क्या करा है? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या यूएसएसआर यानी सोवियत संघ जिसको आप लोग कहते हैं। क्या? सोवियत संघ। तो जल्दी से बताइएगा कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य, देखिए एक चीज तो क्लियर कर लीजिएगा कि मौलिक कर्तव्य जो है वह भारत के मौलिक संविधान में नहीं था, उसको संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 46वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। और उसमें क्या जोड़ा गया? भाग 4 क जोड़ा गया या 4A जोड़ा गया। और अनुच्छेद की बात करें तो कर्तव्य में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? आर्टिकल 51A। तो आप लोग आराम से खूब अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, चीजें आपको स्पष्ट आएंगी। और सोवियत संघ से, ये मैं पढ़ाऊंगा भी आपको पॉलिटी के अंतर्गत इन्वायरमेंटल स्टडीज में, सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है। और अगर यहां से बात करें तो यहां से फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है। यहां से बात करें तो यहां से इमरजेंसी लिया गया, आपात उपबंध लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से बात करें तो यूनाइटेड किंगडम से संसदीय व्यवस्था लिया गया। कौन सी व्यवस्था? संसदीय व्यवस्था लिया गया है आपके यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। तो ये सब सारी चीजें जब संविधान को पढ़ोगे, और संविधान में जब आप क्या पढ़ोगे साथियों, विदेशी स्रोत आपके संविधान के, तो वहां पे सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे भैया? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक बार जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे शानदार तरीके से, दमदार तरीके से, और बताएंगे कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जल्दी से आप लोग हो जाइए तैयार आपके यूपी टेट के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से स्टडी 91 आपके लिए लाया है धमाकेदार पाठशाला बैच, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत ही कम फीस में, मात्र कितने में? 999 में। चलिए, दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दूध से दही, अभी प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं, आसवन होगा नहीं, स्टेरिज क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। और दही बनने के लिए दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। क्या? कौन सा? लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये अभी क्वेश्चन आ चुका शायद 2013 या 14 में मैंने कराया है, आपको खुद पता होगा। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है। किसकी प्रक्रिया कहलाती है भैया? किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? कितना सस्ता क्वेश्चन है ना, जल्दी से बता दो कितना सस्ता क्वेश्चन है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, अभी मैंने बताया था कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। देखिए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट कब पारित किया गया? 1973 में। देखिएगा सीक्वेंस मिलाने के लिए आ जाए तो ये भी ध्यान दीजिएगा। टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। सीक्वेंस की बात कर रहा हूं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, आप लोग वन्य जीव में और पर्यावरण में अंतर कर देते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण एक्ट या अधिनियम पारित किया गया 1986 में। कब? 1986 में। और गंगा एक्शन प्लान 1983 में। चलिए नेक्स्ट देखिए, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक किस राज्य में होता है? कौन से द्वारा? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण।
उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में? जल्दी से कमेंट्स करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक किस राज्य में होता है? चलिए देखिए साथियों, क्या है जानते हैं कि आर्सेनिक जल का प्रदूषण क्या कहलाता है? भूमिगत प्रदूषण कहलाता है और यह बहुत ही खतरनाक होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे भारत के 7 राज्य बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। क्या 7 राज्य बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं? पानी के लिए सही तरीके से, पीने के लिए सही तरीके से पानी नहीं मिल पाता। और अगर भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा, यह ज्यादातर नेपाल और बांग्लादेश से हमारे देश में प्रभावित हुई है और एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी का नाम है ब्लैक फुट। क्या? ब्लैक फुट। और आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी डिस्कवरी चैनल या वगैरह देखा होगा तो आपने देखा होगा कि नेपाल और बांग्लादेश और ये इधर भी बहुत ज्यादा, अफ्रीका में भी है, हाथों और पैर के जो आपके नाखून की जगह के स्थान होते हैं बड़े काले काले जैसे हो जाते हैं गंदा या दूषित जल पीने से, और वो आर्सेनिक जल होता है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, समझ रहे, ये सब इससे बहुत पीड़ित हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, देख लेना यहां आपके दिया था, लेकिन अगर न दिया होता तो किसको लिख देते? अगर अरुणाचल प्रदेश दिया होता तो वो भी सही था। ठीक है, नागालैंड भी इसी में आता है, नागालैंड भी बुरी तरह से प्रभावित है, और आपका असम भी इसी में आता है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। मणिपुर आता है, त्रिपुरा आता है, ये लगभग मेघालय को छोड़कर सभी राज्य आ जाते हैं आपके पूर्वोत्तर वाले। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और इंपॉर्टेंट तरीके से देखिएगा। आर्सेनिक का मतलब होता है जल में प्रदूषण। ठीक है, अंदर भूमिगत जल में प्रदूषण। एक मार्ग, ये भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मार्ग का संबंध, एक मार्ग तो देखा होगा ना, एक मार्ग का संबंध किससे है? तो जल्दी से बता दो, एक मार्ग का संबंध किससे है? एक मार्ग का संबंध किससे है भैया? गुणवत्ता से है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि एक किसी भी कंपनी का एक मार्क होता है, जिसको ट्रेडमार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यार ये वाला माल बड़ा अच्छा है क्योंकि ये उसी कंपनी का है। यह हल्दीराम की नमकीन है, यह अच्छी ही होगी, उसी को एक मार्क के नाम से दिया जाता है। चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी आगे बढ़ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। ये क्वेश्चन तो हर साल आता है, बड़ा सस्ता क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एटीपी है, सूर्य प्रकाश है, डीएनए है या आरएनए है? तो जल्दी से जवाब दीजिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जल्दी से शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 या 46 का जवाब दीजिए। देखिए साथियों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगर पौधे स्वस्थ रहते हैं तभी पौधों पर जीव जंतु निर्भर रहते हैं, वो अपना जीविका पौधों पर क्या करते हैं? आश्रित करते हैं। तो सूर्य ही सब कुछ है, बिना सूर्य का तो भैया अंधकार ही अंधकार है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या असम में? तो आपको बताना होगा कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। जल्दी से बताइए, देखिए जल्दी से बताइए भैया। हाँ, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है पता है? यह है राजस्थान में। कहां है? राजस्थान में। इसको 1958 में राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित किया गया। कब? 1958 में क्या राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित किया गया, और उसके बाद 1979 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत डाल दिया गया। इसका मतलब यहां पर क्या है? टाइगर वाला काम हो रहा है, मतलब शेर चीता वाला। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको कर दिया गया। कब कर दिया गया? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत तो 1979 में। ये बताइए भैया, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। सब कुछ आप सभी को पता होना चाहिए।
बहुत ही शानदार तरीके से सेशन चल रहा है। प्लीज एक बार सभी लोग वीडियो को शानदार तरीके से शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, क्योंकि अब आपके लिए तैयार होकर खड़ा हो गया स्टडी 91 आपकी सफलता में आगे कदम बढ़ाने के लिए, आपके कंधे से कंधे मिलाकर के चलने के लिए। तो चलिए भैया, अब आप बताएंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? कितने अस्थायी सदस्य देश होते हैं? 3, 4, 5 या 6? जल्दी से बताइए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक होते हैं अस्थायी सदस्य और एक होते हैं अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य यहां होते हैं 5, यहां होते हैं 10। अब 5 कौन कौन से हैं? 5 है आपका अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस और आपका पड़ोसी मुल्क चाइना। तो आप अब कितने सदस्य हो गए? 5। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। देखिए, आपके 2017 में पूछा कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 कितनी है? आप पूछ सकता है कौन नहीं है, तो याद रखिएगा अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन और फ्रांस, ये सारे 5 देश हैं। आपको एकदम अच्छे तरीके से इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। चलिए, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के नजदीक है, कितना शानदार और बड़ा हल्का फुल्का क्वेश्चन है भैया। बड़े हल्के क्वेश्चन आते हैं, बस आप लोग डरते हैं, पढ़ते नहीं है। क्या है कि ये है क्षोभ मंडल, सबसे निचली परत। उसके बाद समताप मंडल, जहां पर ओजोन परत पाई जाती है। उसके बाद मध्य मंडल, जहां का टेम्परेचर कम होता है। उसके बाद आयन मंडल, जहां पे विकिरण होते हैं। उसके बाद वायुमंडल या बहिर्मंडल, जो वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है। तो सबसे नीचे कौन सी परत पाई जाती है? क्षोभ मंडल पाई जाती है। वायुमंडल के सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। चलिए, अब बात करेंगे घास भूमि क्षेत्र पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी? तो क्या पूछ रहा है कि खाद्य भूमि क्षेत्र पारितंत्र की। देखिए, यह क्वेश्चन क्या है ना, यह क्वेश्चन आपके हाईकोर्ट में गया था। इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा क्या ना कि गड़बड़ी थी और यह हाईकोर्ट में गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको आराम से देख लेंगे कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र में। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ये घास हो गया। क्या हो गया? घास हो गया। घास के बाद घास को कौन खाएगा भैया? घास को खाएगा टिड्डा। टिड्डा हो गया क्या? प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक। मेढक क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता। मेढक को कौन खाएगा? सांप या सर्प। ठीक है, चलिए, ये हो गया। सर्प को कौन खाएगा? गिद्ध खाएगा। ठीक है ना, सर्प को कौन खाएगा? गिद्ध खाएगा। इसका मतलब है कि गिद्ध क्या होता है? मांसाहारी होता है। कौन? गिद्ध क्या होता है? मांसाहारी होता है। और गिद्ध को भी अपघटनकर्ता के रूप में ही जाना जाता है। तो गिद्ध क्या होता है? जीवाणु नहीं है, क्या है? जंतु है, पक्षी है, और क्या होता है? मांसाहारी होता है। खुद देख लीजिए भैया, आपको पता चल जाएगा। ये पारितंत्र है घास। घास को कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डा क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। यह क्या है? उत्पादक है या प्राइमरी प्रोड्यूसर है। और ये क्या है? मेढक है। ये क्या है? सर्प है। और ये क्या है? गिद्ध है। चलो, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ये तो आपको पता होना चाहिए। सांगपो नदी को किस नाम से जानते हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो जल्दी से बताइए कि सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से देखिए,
सांगपो नदी क्या है? ब्रह्मपुत्रा नदी है। क्या? ब्रह्मपुत्रा नदी। यह तिब्बत के मानसरोवर के पास चेमायुंगडुंग झील से निकलती है। चेमायुंगडुंग यानी कहां से निकलती है भैया? तिब्बत से। कहां से? तिब्बत से। तिब्बत में कहां से? मानसरोवर से। मानसरोवर से। चलिए, और एक चीज और, आपको अगर इसकी लंबाई पूछना हो कि सर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की पूरी लंबाई, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2580 किलोमीटर, जिसमें से अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में है 1346 किलोमीटर। कितना है भारत में? 1346 किलोमीटर। और इसी नदी पर पूरे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। कौन? माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप। अच्छा, द्वीप क्या होता है? जिसके चारों ओर पानी हो, बीच में स्थल हो, लोग रहते हो न रहते हो। तो माजुली नदी द्वीप पूरे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह किस नदी पे स्थित है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। क्या पूछ रहा है? कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। यह किस पर्वत पर स्थित है? सिसिली, हवाई, एंडीज या रॉकीज? जल्दी से बताइए। सिसिली में स्थित है, हवाई द्वीप में स्थित है, एंडीज में स्थित है, रॉकीज में स्थित है। कौन? कोटोपैक्सी। और आपको पता होगा कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। वह कहां स्थित है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर के पास। इक्वाडोर एक देश का नाम है। और वह कहां पर स्थित है? एंडीज में। एंडीज पर्वतमाला में। कहां पर? इक्वाडोर में। कहां? इक्वाडोर में। ये कहां है सर? यह है दक्षिणी अमेरिका में। कहां स्थित है? साउथ अमेरिका में। ठीक। अच्छा, जागृत ज्वालामुखी क्या होता है सर? जागृत ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिससे क्या जानते हैं? हमेशा लावा निकलता रहता है, उद्गार होता रहता है, जलवाष्प निकलता रहता है। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो ऐसी वह कौन सी एजेंसी है जो प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो जल्दी से बताइए। ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से ऐसी वह कौन सी एजेंसी है जो भारत में प्रदूषण के मापन से संबंधित एजेंसी है। तो प्लीज एक बार सभी लोग वीडियो को शानदार तरीके से शेयर करिएगा। रोमांचक तरीके से आपके सामने चीजों को प्रस्तुत किया जा रहा है कि ऐसी वह कौन सी एजेंसी है जो भारत में मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित कार्य करती है। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए भैया, इसकी सबसे बड़ी संस्था है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण। अभी नाम ही लिखा है यार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कौन? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ही एक ऐसी एजेंसी है जो भारत में क्या करती है? पर्यावरण के मापन से संबंधित देखरेख का कार्य करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर बताइए कि गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगा नदी कहां से निकलती है? चलिए भैया, गंगा नदी अरावली श्रेणी से निकलती है, लद्दाख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं, या मिलाप ग्लेशियर से निकलती हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए गंगा नदी कहां से निकलती है। जल्दी से बताइए। देखिए, गंगा नदी जानते हैं यहां से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और अगर बात करें तो उत्तराखंड राज्य में है। कहां है यह? उत्तराखंड राज्य के उत्तर काशी जिले में। कहां? उत्तराखंड राज्य के उत्तर काशी जिले में। और लगभग 3990 मीटर ऊपर ऊंचाई में एक गोमुख के पास गंगोत्री क्या है? ग्लेशियर है। किसके पास? गोमुख के पास। गोमुख झील नाम का है, वहीं पर एक ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर। कहां के पास? गोमुख के पास। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें।
वहां से निकलती हैं और गंगा की संपूर्ण लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी? भारत की सबसे लंबी नदी, भारत में उद्गमित, और कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर लंबाई है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। कहां? मेघना के नाम से। यहां पर क्या जानते हैं, आपके पश्चिम बंगाल में एक बांध है फरक्का बैराज, वहां पर क्या होती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलती हैं, और सुंदरवन का डेल्टा भी गंगा और ब्रह्मपुत्र के ही मिलान पर स्थित है। चलिए, WWF से क्या आशय है? आपसे पूछ रहा है WWF का पूरा नाम, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वॉच फंड। तो जल्दी से बता दीजिए भैया, क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या होगा कि WWF से क्या आशय है? जल्दी से बताइए। देखिए, इसका मतलब है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी विश्व वन्य जीव कोष। इसकी हिंदी क्या होती है? विश्व वन्य जीव कोष। क्या? विश्व वन्य जीव कोष। विश्व वन्य, वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वन्य, जीव, फंड का मतलब होता है कोष। तो WWF मानी विश्व वन्य जीव कोष, और विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना कब की गई? अगर कभी मान लिया पूछ ही ले यार, तो कब की गई? 1962 में की गई। इसका मुख्यालय कहां है सर? मान लो पूछ ले, अभी उसका पूरा नाम भी पूछ ले रहा है, आप गहराई में उतरेंगे तो मान लो पूछ ही ले। तो इसका मुख्यालय है ग्लैंड में। कहां है? ग्लैंड। एक ग्लैंड कहां है सर? एक ग्लैंड है स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड कहां है? स्विट्जरलैंड में। और यह क्या करती है? विलुप्त। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह है पांडा। विलुप्त होता पांडा। प्रतीक पांडा कहां पाया जाता है? मुख्य रूप से चीन में। प्रतीक चिन्ह क्या होता है? इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? पांडा है। पांडा। अगर पूछे, सारी चीजें आपको मिल रही है जानकारी में। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी विश्व वन्य जीव कोष। और ये किसके अंतर्गत कार्य करती है? IUCN के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है, IUCN। IUCN क्या करता है? रेड बुक जारी करता है, या रेड बुक लिस्ट जारी करता है। क्या जारी करता है? विलुप्त होते प्राणियों के लिए रेड बुक लिस्ट जारी करता है। कौन? तो आपको पता होगा कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। बहुत ही शानदार और धमाकेदार क्वेश्चन आपके बीच में चला है साथियों। एक बार सभी लोग शेयर करेंगे, और आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप सबके लिए स्टडी 91 लाया है बहुत ही धमाकेदार पाठशाला बैच। तो आइए उसमें आप लोग ज्वाइन होइए। गिर शेर परियोजना कहां स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। आपने इमेजिन किया होगा, यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ है, तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाते हैं, ताकि आपके रिपीटेड क्वेश्चन से भी कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। तो साथियों, एक नंबर से बहुत कुछ हो जाता है, इसलिए आपको बताना होगा कि गिर शेर परियोजना किस राज्य में स्थित है। चलिए देखिए, यह कहां पर है? गुजरात में है। बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। और एक चीज और, यहां पर एकमात्र स्थान है, कहां पर है? जूनागढ़ में। और एकमात्र स्थान जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर, बब्बर शेर जिसको बोलते हैं भैया, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है स्थान, यानी इस स्थान पर एशियाई शेर प्रयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं, और इसको बब्बर शेर या एशियाई शेर के नाम से भी जाना जाता है। तो गिर शेर परियोजना कहां स्थित है? गुजरात में। 1973 में इसकी स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, यानी जैविक घटक है? क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? मतलब जैविक घटक है जिसमें जीव पाया जाता है। प्रोटीन, मृदा, कवक,
या फास्फोरस। तो इसका जवाब आप खुद अपने से देंगे, जल्दी से शानदार तरीके से जवाब दे दीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। बताइए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? भैया कवक में तो जीव होता है ना, कवक अजैविक घटक नहीं है, कवक जैविक घटक है। क्या है? जैविक घटक है। क्वेश्चन क्या था? कौन अजैविक घटक नहीं है? चलिए, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? यह क्वेश्चन आपको बताना होगा भैया कि जो पराबैंगनी किरणें हैं उसमें से सबसे हानिकारक कौन सी किरण है? जल्दी से बताइए। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सी है, तो वह है अल्ट्रावायलेट सी। जो अल्ट्रावायलेट सी है, देखिए क्या है, सबसे ए है, उसके बाद बी है और सबसे ज्यादा सी है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोगों के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। और ए सी से बड़े खतरनाक खतरनाक रोग हो जाते हैं भैया। यहां से मोतियाबिंद भी हो जाता है। क्या हो जाता है? मोतियाबिंद हो जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है, त्वचा कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? त्वचा कैंसर हो जाता है। चलिए शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं इसमें, और हम लोग देखते हैं कि पुष्कर मेला कहां आयोजित होता है? कौन सा मेला? पुष्कर मेला। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर? यह राजस्थान में होता है, नो डाउट, क्योंकि राजस्थान के चारों जिले दिए गए हैं। और आपसे पूछ रहे हैं कि ये बता दो बेटा कि पुष्कर मेला कहां आयोजित होता है? देखिए, यह जो पुष्कर मेला है ना, यह अजमेर में, कहां? अजमेर में। और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यह अजमेर से 11 किलोमीटर दूर एक स्थान है, पुष्कर। क्या? पुष्कर। और वहां पर यह मेला लगता है। और एक चीज और, यह मेला हमेशा हर साल कब लगता है? यह मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। देखिए, अगर ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोग इसको याद कर लेना, यह कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और एक चीज, हाँ सही है, और एक झील भी है वहां पर, पुष्कर झील। क्या है? पुष्कर झील। लोग पुष्कर झील में स्नान करते हैं और आराम से यहां पर क्या लगता है? मेला लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और यह कहां है? 11, अजमेर से 11 किलोमीटर दूर है। और यहां जो सबसे बड़ी बात है, यहां ब्रह्मा का मंदिर है। किसका? ब्रह्मा का मंदिर। कभी ब्रह्मा का मंदिर नहीं सुना होगा, तो ब्रह्मा मंदिर कहां पर है, या ब्रह्मा का मंदिर कहां पर है? तो पुष्कर में है, अजमेर के पुष्कर में। और वहां पर लगता है पुष्कर मेला। कौन सा मेला? पुष्कर मेला। चलिए आइए हम लोग बात करेंगे आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय है। यही आपको बताना होगा कि संविधान सभा ने इसको कब अपनाया। जल्दी से बताइए। 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949, 13 नवंबर 1949। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। देखिए साथियों, संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। और इसकी रचयिताकार कौन है? श्रीमान रविंद्रनाथ टैगोर जी है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। इनका नाम याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही क्या लिखा? जन गण मन अधिनायक जय हे लिखा है। किसमें? रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन अधिनायक जय लिखा है। और इसको पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1911 में पहली बार, 1911 में पहली बार कहां गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार 1911 में क्या किया गया था? इसको गाया गया था।
कहां गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार 1911 में इसको गाया गया था। ठीक है साथियों, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसको अपना लिया। चलिए, यह रहा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त सेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो प्लीज मैं आपको पुनः एक बार बता देना चाहता हूं, स्टडी 91 आपके लिए लाया है बहुत ही अच्छा मौका, बहुत ही शानदार मौका, बहुत ही कम फीस में आप आराम से टेट के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से मिल सकती है। ठीक है, तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।